भारत का इतिहास ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम किताब के चंद पन्नों में कैद करके नहीं रख सकते। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमने कई सारे हीरोज़ देखे हैं, कई सारे विलेन देखे हैं। हमने वॉर्स देखी है, हमने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, हमने बहुत बुरा टाइम भी देखा है। पर आज के ज़माने में हिस्ट्री बहुत बोरिंग हो चुकी है क्योंकि हम इसे ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, हम इसके बारे में ठीक से पढ़ते नहीं हैं। हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसीलिए मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से, जो एक हेरिटेज एक्टिविस्ट है, जो एक हिस्टोरियन है, जो एक एजुकेटर है। इनका नाम है विक्रमजीत रूप राय। इस एपिसोड में हमने बात की है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अबक्का चौटा के बारे में। अबक्का चौटा भारत की एक ऐसी क्वीन रह चुकी है जिन्होंने पोर्तुगीज़ के नाक में दम कर रखा था, पर इनकी कहानी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इनकी कहानी किताबों के कुछ पन्नों में कैद हो रखी है, वहीं पे दफन हो गई है। तो हमने इनके बारे में बहुत बात की है। हमने कूका मूवमेंट के बारे में बात की है, जो कि एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से 100 साल पहले आया था, लगभग 100 साल पहले। क्यों हमें इन कहानियों के बारे में नहीं पता है, हमने ये भी डिस्कस किया है। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चेक किया है जिसका नाम है द आर्यन इन्वेजन थियरी, इंडस सिविलाइजेशन। हमने बहुत डिटेल में ये एपिसोड कवर किया है, हिस्ट्री की कई छुपी हुई कहानियों के बारे में बात की है। तो इस एपिसोड को आप शुरुआत से लेके अंत तक देखना, और मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड को शेयर करें क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ये कई सारे लोगों को पता नहीं है, पर इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एपिसोड को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे ही एपिसोड्स और चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। एन्जॉय द एपिसोड। जैसे मैंने Amazon पे भी काफ़ी सर्च किया कि पृथ्वीराज चौहान पे बुक्स मिले, तो बहुत रेयरली बुक्स है जो इंग्लिश में हैं। देखिए, बाकी सब पृथ्वीराज तो चौहान पे पहली बात, पृथ्वीराज चौहान पे आपको ऑथेंटिक अकाउंट मिलना बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग, पृथ्वीराज चौहान को हमने एक आइडियल फिगर बना लिया है, एंड द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट व्हेन वी आइडलाइज समवन, वी डोंट इवन वांट टू लिसन टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, and then we only pick up content which kind of resonates with our mindset or thought process. For example, if you talk about Prithviraj Chauhan, the most common story that you would ever hear is that Muhammad Ghori captured him, took him to Afghanistan. He was blinded. जब चंद बरदई जो हैं वो वहां जाते हैं, जो कि अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, which apparently is right now the kind of Bible for everything related to Prithviraj Chauhan. That one book is considered. So Prithviraj Chauhan के साथ हमने ये किताब एसोसिएट कर रखी है कि ये ही उनकी सबसे मेन, उनके लाइफ हिस्ट्री यही है। सब इसी के अराउंड, हमारी सारी स्टोरीज उसी के अराउंड रिवाइव करती हैं। तो चंद बरदई उस किताब में लिखते हैं कि मैं वहां पर गया अफगानिस्तान में, और मैंने देखा कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर रखा है। तो उन्होंने और बादशाह को इन्फॉर्म किया, या बादशाह को किसी तरह से पता चला कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाता है। And then this whole event was organized. I'm just cutting long story short कि उनको वहां बुलाया जाता है, आंखें फोड़ दी गई हैं अब तक, और कहा जाता है कि हम एक आवाज करेंगे, घंटा बजाएंगे या कुछ, और आपको तीर मारना है। And that's when चंद बरदई steps in and he says 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताक ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। And then he gives the direction to पृथ्वीराज चौहान, और वो जो है मुड़कर तीर मारते हैं मोहम्मद घोरी के। अब चंद बरदई इसमें आगे ये लिखते हैं कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को तीर मारा, वो मर गया। मुझे ये पता था कि अब पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाएगा, तो मैं आगे बढ़कर पृथ्वीराज चौहान को मार देता हूं। पृथ्वीराज को ये पता है कि मुझे भी मारा जाएगा इसके बाद, तो पृथ्वीराज मुझे मार देता है। A guy who is dead is writing this happened. Is that even possible? So we don't talk about historiography. Correct. Another thing, was he the only person on this planet who was writing in those days? No, there were hundreds and thousands of other people. There are some Jain historians who have written amazing accounts. और कोई मोहम्मद गोरी अपनी खुद की डेली डायरी मेंटेन करता था, for those who know. उसने खुद बोला है कि मैंने तराई में पृथ्वीराज को मारा है, and I have killed him over here and I have thrown him on ground, his body, मतलब ये कि मार के फेंक दिया वहीं के वहीं। He didn't bring him back. He killed him over there. That's what Ghori says. चलो घोरी को नहीं मानते हम लोग जी, हम तो he was the invader, हमें उसकी बात नहीं माननी। जो हमारे यहाँ के गुजरात के जैन हिस्टोरियन, जैन राइटर्स थे उस टाइम के, वो एक डिफरेंट स्टोरी दे रहे हैं। पृथ्वीराज के कोर्ट हिस्टोरियंस हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी दे रहे हैं। चंद बरदई कोई मेंशन नहीं कर रहा, सिर्फ चंद बरदई लिख रहा है मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ।
अगर है कोई और तो इसके बारे में लिख रहा होता. सेकंड थिंग, द ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वी हैव इज वी हैव फाउंड फ्रॉम गुजरात ओनली, जिसमें जो पुराना जो पहले 2-4 चैप्टर हैं उसकी लैंग्वेज अलग है और बाद के चैप्टर्स की लैंग्वेज अलग है. एक राजा का, दिस इज द ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ पृथ्वीराज रासो. एक राजा का जिक्र है जो पृथ्वीराज के मरने के 150 साल बाद पैदा होता है, उसका नाम भी आ रहा है बीच में. तीसरी, पृथ्वीराज is addressed with different names in the same book, which never happens. One author always uses one standard name, especially when you are a child. So if I am your childhood friend, I have given you a pet name, and I will always use that name, no matter what. Yeah. That happens. But that book is not following the. मतलब इतनी चीजें मैं यहाँ बैठ के उसके बारे में बता सकता हूँ ना, लेकिन चीज वही हो जाती है कि हम लोग एक बार जब आइडियलाइज कर लेते हैं तो फिर हम उसके आगे नहीं सोच पाते. Yes, he was a great man. ब्रेव मैन. उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके लिए मतलब मेरे जैसा आदमी तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकता है. लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए टेक्स्ट के ऊपर. राइट. सो एक्चुअली पता है मतलब मैंने एक बहुत साल पहले इफ यू रिमेम्बर एक टीवी शो आया था पृथ्वीराज चौहान पे. इट वाज लाइक फिक्टिशियस ड्रामा. आई डोंट रिमेम्बर कौन से लैंग्वेज पे था, शायद स्टार प्लस पे था या सोनी पे था, किसी पे तो था. सो मैंने वो देखा था एंड तब से मेरे को मतलब ऐसा हिस्ट्री का कीड़ा लग गया था कि नाउ आई वांट टू नो द होल स्टोरीज. तो प्रोबेबली मेरे स्कूल में मैं शायद अकेला था जिसको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. एंड आपने भी इसके बारे में बहुत बात की कि हाउ एजुकेशन में हिस्ट्री को मतलब जिस तरह से पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा बोरिंग है. मतलब सिर्फ डेट्स है एंड किसकी कितनी बीवियां थी वो सब क्या करेंगे हम जान के. सो आपने भी वो पॉइंट लिया था. बट यू नो आपने एक बहुत अच्छी चीज अभी बताई कि जैसे एक ही बुक में अलग अलग नाम से पृथ्वीराज को बुलाया गया है. तो मैं आपको एक्चुअली पॉडकास्ट में लेटर ये चीज पूछने वाला था कि ओवर द टाइम हिस्ट्री करप्ट कैसे हो जाती है. लाइक क्योंकि जैसे आपने बोला कि नाम चेंज कर दिए गए, हमने भी उस पर ब्लाइंड फेथ रख के उसको समझ लिया. तो ये क्या चीज है, मतलब क्यों हम करप्ट कर देते हैं हिस्ट्री को, मतलब हमारे खुद के सेल्फिश रीजंस के लिए, या ये सिर्फ जो स्टोरी टेलिंग होती है, इंडिया में एक मेथड भी है ओरल स्टोरी टेलिंग का, राइट, तो उसके वजह से होता है, ये क्या चीज है? हाय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो और फिर उसके बाजू में एक लाइक बटन होगा, उस पर भी क्लिक कर दो, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा. तो प्लीज ये सब कर दो और एंजॉय द कॉन्वर्सेशन. कभी भी करप्ट डेलिबरेटली पुराने टाइम में नहीं की जाती थी, ये मेरा मानना है. अगर किसी ने करी भी हो तो मतलब देयर मे बी सर्टेन प्रूफ कि डेलिबरेटली की भी गई है. बट मेरा मानना, मैं एक महाभारत का बहुत क्लासिक एग्जांपल लूंगा. महाभारत की कहानी ये कहती है कि संजय ने धृतराष्ट्र को जया की कहानी सुनाई, यानी कि लड़ाई की कहानी सुनाई. उस किताब का नाम ही जया हो गया. वेद व्यास जी ने जया लिखी, जिसके अंदर संजय धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे हैं. वैशंपायन आगे चल के वही कहानी सुनाते हैं. उस कहानी का नाम रख दिया जाता है भारत. अब भारत जो है, भारत की कहानी चल रही है, तो जो भारत की कहानी है चलते 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 उसमें एक पॉइंट आता है. 24,000 श्लोक है भारत में. भारत में 24,000 श्लोकों में चलते चलते एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर वेद व्यास की एंट्री होती है. और वेद व्यास अब ये कहानी चला रहे हैं. अब उनकी जो जया थी वो आ गई है बीच में. अब जया में चलते चलते संजय की कहानी आ गई. अब संजय वो एक्चुअल जया बैटल थी जिसे महाभारत की युद्ध कहते हैं, वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं. अब वो बैटल आ जाती है. तो टेस्ट कहानी में कहानी चल रही है. अब ये सारा कुछ श्रुता गोस्वामी है, वो जंगल में बैठ के कुछ साधुओं को सुना रहे हैं और उसको कहा जाता है महाभारत. उसमें 1,00,000 श्लोक है. 1,00,000 श्लोक महाभारत के, 24,000 श्लोक भारत के, 8,000 श्लोक जया के. तो जहां से कहानी चली वो 8,800 श्लोक थे. 24,000 हुए, 1,00,000 हुए. फिर उसके बाद पुणे वर्जन बना, बोरी क्रिटिकल एडिशन, उसमें 86,000 श्लोक है. सो जब भी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, प्लस आर्कियोलॉजिकली या लिटरेरी एविडेंस के थ्रू हिस्टोरियंस ने बताया दैट प्रोबेबली महाभारत वाज कंप्लीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 6 centuries. 600 साल, कुड बी 700 साल ऑल्सो. अब 600 साल एक आदमी तो जिंदा नहीं रह सकता, मतलब इस पर तो शर्त लगा लो मेरे से कोई भी, बहुत मुश्किल है. 600 साल तक तो वो जिंदा नहीं रहा होगा. तो जाहिर है उसने वो कहानी किसी को बताई, and that person actually honored his master and said ये उनकी कहानी है. बट मैं इसमें कुछ एडिशनल चीजें देना चाहता हूँ. वैशंपायन ने यही किया कि जया is his story, वेद व्यास की.
मेरा ये पार्ट ऐड है इसमें। अब वो करते करते आगे की आगे, एक मुंह से दूसरे कान, उस मुंह से दूसरे कान, हर कोई अपना एडिशन देता गया और पिछला भी साथ में चलाता गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट देन कहानी ऐसे बनी। ये मतलब ये तो ठीक है, कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, तो ये पॉइंट कहाँ से आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे हमें कुछ ऐसे किंग्स एंड क्वींस थी जिनके बारे में हमें बताया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज के बारे में आफ्टर रीडिंग अमिश त्रिपाठी बुक सुहेल देव फिर पता चला कि यार ऐसा भी कोई किंग था एक जमाने में। तो वाई, कहाँ पे हम लैक करते हैं एज अ एजुकेशन सिस्टम, क्यों हम ये चीजें नहीं पढ़ाते? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय एक ऑलरेडी सेट पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को चेंज किया गया। उस समय जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, क्योंकि वो सारे इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स थे, तो जाहिर है उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए, 51-52 तक आते आते 1950-51-52 तक आते आते वो चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने लग गई। और जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, हिस्ट्री में छोटे से छोटा रेवोल्यूशन, चाहे वो अबक्का चौटा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, बहुत लोगों के मेंशन आए हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, अब आप कितनी कहानियां दोगे, क्योंकि यहाँ तो गली गली शहादतें हुई हैं, यहाँ तो गली गली लड़ाइयां हुई हैं, और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल पे कितना फोकस कर लोगे। तो आवाज उठी कि भैया बाकी चीजें भी पढ़ाओ। अब उन्होंने क्या किया, डिसाइड की जो लेसर इंपॉर्टेंट है उनको हटा देते हैं, जो मोर इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। एंड सिंस एवरीथिंग वाज बीइंग गवर्न्ड फ्रॉम दिल्ली इन अ वे, तो मुगल एम्पायर जो है वो सबसे बड़ा एम्पायर था। नाउ लुक एट दिस वन थिंग, ये व्हेन वी से भारत में सबने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी पाना चाहते थे, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट, बट देन व्हाई डू वी स्किप द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ दैट टाइम? प्रिंसली स्टेट्स हमेशा अपने किंग, अपने एम्परर, अपने राजा के लिए लॉयल रही है। अगर राजा ने कहा मैं अंग्रेजों के साथ हूं, तो वो अंग्रेजों के साथ है। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद है हमारे पास, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक, जयपुर, उदयपुर। आप राजस्थान पूरा ले लीजिए तो राजस्थान तो निकल गया फ्रीडम स्ट्रगल से मोटा मोटा, क्योंकि राजा जहां बोलेगा उधर जाएंगे। उन्होंने अभी ब्रिटिश को अलाइनमेंट ब्रिटिश के साथ हो गई है। पंजाब में पटियाला, कपूरथला, मलेरकोटला, जींद, ये सारे निकल गए। हिमाचल के अंदर बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, ये कुछ इलाके ये भी अंग्रेजों के साथ अलाइन हो गए हैं। तो उधर हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं। ढाका का जो वो है नवाब है, वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा है। बहावलपुर पाकिस्तान में है, हमारे पास बलोच के जो कलत की रियासतें हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रही हैं। सो अगर मैं मैप को देखूं तो 65% एरिया तो ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ मिल चुका है। साउथ इंडिया में कोचिन, ट्रेवनकोर किंगडम्स हैं, वो केरला का पार्ट है। हैदराबाद पूरा, जिसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, थोड़ा सा मराठवाड़ का एरिया भी आता है। इसके अलावा मराठवाड़ में कोल्हापुर वगैरह ये सब मिल चुका है। गुजरात में पोरबंदर है, हमारे पास कच्छ का इलाका है, हमारा धरंधरा है, ये सब अंग्रेजों के साथ है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स बची हैं जहां पर अंग्रेज है, डायरेक्ट गवर्न कर रहे हैं, और जहां से रिवोल्ट हो रहा है। जो सबसे बड़ा इलाका जहां रिवोल्ट हुआ, दैट वाज बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे अब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, एंड पंजाब। ये 3 इलाके हैं। यहाँ नीचे मद्रास का जो इलाका था, साइड का जो चल रहा था, इधर के प्राइवेट वजह, और उसमें भी पुडुकोट्टाई और एक दो रियासतें थी, बट वहां से कुछ लोग आए। तो जितनी हिस्ट्री आएगी वो इन्हीं इलाकों की फ्रीडम फाइटर मेन उठे इन इलाकों से है, तो सारी हिस्ट्री आपको इनकी पता है। करेक्ट, या मेक सेंस। एंड दैट इज व्हाई हमें लगता है कि सारा जो यूपी का है वही हिस्ट्री हम पे थोप दिया। अरे फाइट ही वहीं से हो रही थी, सारा गवर्न वहीं से हो रहा था। अवध और मुगल जो है मेन वहां से सारा चल रहा था ना, राइट, दैट्स द रीजन। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करनी चाहूंगा। तो व्हाट हैपेंस इज, आप एक छोटे बच्चे को जब इतना कुछ बता देते हो, अभी जो मैंने आपको समझाया, अब अगर आप एक छोटे बच्चे को ये सारा समझाने बैठो तो उसका तो दिमाग घूम जाएगा। तो उसको बोलेगा चलो तुम्हें पहले इंडस वैली बता देते हैं, एंड ही स्टिल कंफ्यूज कि मैं 5000 साल पुरानी सभ्यता क्यों पढ़ूं। तो उसे बोला सर छोड़ो, तुम्हें सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बता देते हैं, बाकी छोड़ो, तुम अभी इतना ही याद कर लो, तुम्हारे लिए इतना काफी है। बट इस पूरे प्रोसेस में उसकी जिंदगी आसान करने के चक्कर में हमने क्या किया, हमने जो कोर एसेंस था वो निकाल लिया है। हमने सिर्फ स्टैट्स और फिगर्स पर लाके सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि अब हमें उसे 4 लाइन में सब कुछ बताना है।
which is technically not possible. I would probably take 6 months to explain Indus Valley Civilization. I teach in a university where I teach Indus Valley Civilization, and with my students I take at least 2 to 3 weeks of classes, regular classes, जहां पर हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती है. Correct. 2 से 3 हफ्ते में मैं इंडस वैली पढ़ाता हूँ. अब बच्चे को एक झटके में नहीं दे सकते, वो 6th क्लास के बच्चे. राइट. तो वहां जाके वो गड़बड़ हो रही है कि हमें, क्योंकि देना भी बहुत कुछ है, कम टाइम में देना है, तो हम सिर्फ नंबर्स, नेम्स और डेट्स पे आ गए हैं. या मेक सेंस. तो दो चीजें बहुत फैसिनेटिंग है कि मैं आपको एक चीज तो ये पूछने वाला था, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ये डाउट है, लाइक मेरे स्कूल टाइम से, कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, जो नेशनल हिस्ट्री जो हम बोलते हैं, ये नॉर्थ साइड का क्यों है? क्यों हमें साउथ का हिस्ट्री इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता? मतलब देयर वर सच ग्रेट किंग्स, एंड ये मुझे अब पता चल रहा है जब मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ तब. एंड सेकंड चीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उसके ऊपर अब मैंने पढ़ना चालू किया धीरे धीरे, तो उसके ऊपर आई विल कम बैक लेटर. बट ये एक क्वेश्चन हमेशा से मुझे रहा था कि क्यों नेशनल हिस्ट्री हमेशा से एक तरह से सिर्फ नॉर्थ साइड की हिस्ट्री है. I hope I was able to answer to some extent. The only problem is that we have been revolving around last 100 to 100 years, जिसपे British influence रहा है. And there have been great kings before the British came, but we don't focus on them. Yeah. So अबक्का चौटा is one classic name, जिन्होंने पोर्चुगीज से ऐसी लड़ाई लड़ी, पोर्चुगीज के मतलब हालत खराब कर दी थी उन्होंने, अकेली लेडी ने. जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, अबक्का चौटा ने पोर्चुगीज के कर दिया था. लेकिन उनके हस्बैंड को पकड़ा गया, और उनके हस्बैंड को टॉर्चर करके या कन्विंस करके या पैसे देके कुछ भी करके उनको अपनी साइड करके वहां से इनको फिर, तो इट वाज मोर ऑफ ए इंटरनल ट्रीजन फॉर हर. या सो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. पहली चीज तो कि आपने अभी जिनका नाम लिया मुझे पता भी नहीं था कि शी एग्जिस्टेड, तो दैट इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. एंड ऑल्सो आपको क्यों लगता है कि मतलब रीडिंग हिस्ट्री और टू नो अबाउट योर कंट्रीज हिस्ट्री इट्स इम्पोर्टेंट? कौन से एरिया से आते हैं? मैं, हाँ जी, मैं महाराष्ट्र, मुंबई. बट मुंबई तो अभी है, मुंबई वर जस्ट स्मॉल आइलैंड्स, सो ऑल दीज फैमिलीज माइग्रेटेड टू मुंबई. व्हाट्स योर बैकग्राउंड? ऐसे तो मैं राजस्थान. राजस्थान के किस हिस्से से? somewhere near Jaisalmer. Somewhere near Jaisalmer. कोई बात, makes sense. Now that's the interesting thing. If I sit here and talk about Jaisalmer, you might feel interested. If I tell you some details कि वहां की families कैसी होती थी. अब ये जो कुलधरा का किस्सा है वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, बट कुलधरा का इकलौता ऐसा गांव है. वहां और भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अबैंडन किए गए. क्यों किए गए? और कुलधरा में अभी भी जो 1-2 लोग जाते हैं वहां पर थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर लेते हैं, या कभी कभी कोई जाके इक्का दुक्का मंदिर में दिया जलाया जाता है. यहाँ आसपास 1-2 और गांव हैं, वो क्यों बच गए? कुलधरा क्यों खाली हो गया? जैसलमेर के पास ही है कुलधरा. करेक्ट. हाँ. सो आई कैन हैव दैट कन्वर्सेशन विद यू. अदर देन दैट मैं मुंबई के बारे में बात कर सकता हूँ. मैं मुंबई के पास एक बावली है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ. लेकिन अभी अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो मणिपुर का कांगला फोर्ट है उसके अंदर एक पानी का टैंक है, बिग डील. हर जगह पानी का टैंक होता है. मुंबई का पानी का टैंक आपको ज्यादा फैसिनेट करेगा अगर मैं बताऊं 2000 साल पुराना, 1000 साल पुराना वाटर टैंक है. यू माइट से कि अच्छा मेरे घर के बगल में, लेट मी एटलीस्ट गो एंड हैव अ लुक. मणिपुर में, इम्फाल में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, बिग डील. मतलब जब जाएंगे तब की तब सोची जाएगी. सो हिस्ट्री हैज टू बी रेलेवेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री पढ़ना जरूरी नहीं है, रेलेवेंट हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है विद विच यू कैन कनेक्ट. मैं यहाँ पर 2 घंटे का लेक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन पे ले सकता हूँ. क्यों हवाई जहाज नीचे गिरता है तो मे डे बोला जाता है? वो मई का वो दिन है कौन सा, क्यों है? मैं बोल सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने ये बात यहीं से शुरू की होती कि मे डे तो इतना आप कनेक्ट नहीं कर पाते. बट मैंने हवाई जहाज बोल दिया क्योंकि आप कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठे होंगे या बैठेंगे, तो वो मे डे आपको एक दिमाग में रह जाएगा. Right. So, वो जो रेलेवेंस है हमें वो क्रिएट करना जरूरी है. हिस्ट्री पढ़नी जरूरी नहीं है, रेलेवेंट हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है. मॉरिशियस में क्या चल रहा है आप इंजॉय नहीं करोगे. मालदीव्स में क्या चल रहा है आप इंजॉय नहीं करोगे. मालदीव्स का प्रेसिडेंट इंडियन है, ये इंजॉय करोगे. सिंगापुर की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, ये इंजॉय करोगे आप. राइट. सर हिस्ट्री पढ़िए, बट रेलेवेंट हिस्ट्री पढ़िए, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट बाउलीज, आपने एक बुक करी है जिसका नाम है दिल्ली हेरिटेज, एंड इट इज अबाउट टॉप 10 बाउलीज। सो पहले तो आप मेरे ऑडियंस को समझा सकते हैं कि बाउली होता क्या है? See, पुराने जमाने में क्या हुआ, जब माइग्रेशन शुरू हुआ, पहला अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन फ्यू मिलियन ईयर्स एगो, अफ्रीका से आदमी खड़ा हुआ, इधर उधर घूमने निकला, चलो सर सैर करके आते हैं, एशिया घूमने आ गए, ऑस्ट्रेलिया घूमने चले गए। आज की डेट में हम नहीं कर पा रहे, 3 मिलियन ईयर एगो आदि मानव ने कर लिया था, बिना हवाई जहाज कुछ के, पैदल ही निकल लिए, मॉर्निंग वॉक पे निकले, शाम तक चलो घुमाए। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक दिन में तो सफर तय किया नहीं होगा। इट टुक देम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू स्केल द स्ट्रेच, ड्यूरिंग व्हिच दे स्टेड एट प्लेसेस, बिकॉज वाटर इज वन नेसेसिटी व्हिच दे नीड। तो जहां कहीं पानी होता तो नदियों के साथ साथ चले। सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे, नाइल वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट, टिग्रिस यूफोरिया वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया, हुआंगहो वैली सिविलाइजेशन चाइना, 4 एंशिएंट रिवर सिविलाइजेशंस है। अब नदी के दोनों तरफ रहने लग गए, बाढ़ आती थी, प्रॉब्लम होती थी, पानी बाहर तक आया था, बस्तियां डूब जाती थी। हमारे पास लोथल, धोलावीरा बड़े क्लासिक एग्जांपल है इसके। अब क्या किया जाए, कह रहे थोड़ा दूर चले जाते हैं। दूर रहोगे तो पानी कहाँ से आएगा? चैनल खोदने की कोशिश की, नहरें बनाई, छोटे बड़ी, काफी एक्सपेरिमेंट किए, देन समवन फिगर्ड आउट कि भाई जहां खड़े हैं अगर यहीं खोदना शुरू करें, नीचे भी पानी है। रेखा तो बहुत बढ़िया चीज है, चलो खोदो, पानी निकालो नीचे से। एक्सपेरिमेंट किए, पता चला कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं सल्फर निकल रहा है, कहीं कुछ, ये पानी पीने लायक है, चलो ऐसे कुएं बनाएंगे। उनको अपनी टेक्निक मिल गई। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये हो गई, गांव में 50 फैमिलीज रहती हैं। 50 फैमिलीज की लेडीज जो है वो रोज सुबह आ जाती हैं लाइन लगा के, 6-6 4-4 मटके लेके पानी भरने के लिए। राइट। टाइम कितना लग जाता है, घर जाके खाना कौन बनाएगा? तो दे नीडेड अ बेटर वे, क्योंकि उनको नहाना भी है, कपड़े भी धोने और पानी घर पे लेकर भी जाना है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। सो व्हाट दे डिड, जहां फैमिलीज बड़ी हो गई, जहां 8-10 फैमिली है वहां तो कुआं है, जहां 50-100 फैमिलीज हो गई वहां उन्होंने क्या किया, कुएं को बहुत बड़ा किया और सीढ़ियां बना दी नीचे तक। दैट्स व्हाट वी कॉल स्टेप वेल और बावली। राइट। बावली, बावड़ी, वापिका, वापी, बराए, बे, कई नामों से जानी जाती है ये। ओके। मराठी में भराव कहते हैं उसे। राइट। तो ये बावली मतलब ऑल ओवर इंडिया में है? क्योंकि मैंने जितनी देखी है वो तो नॉर्थ साइड में, मुझे जो फेमस है वो पता है, बट आई डोंट नो कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। ओके ओके। इंडिया में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। साउथ एशिया में आपको हर गांव शहर, हर शहर में तो मिलेगी गारंटेड। आज की डेट में भर गई हो, मैंने बताया ना, मुंबई तक में है। हाँ, मुंबई में मैं नाम भूल रहा हूँ, थाने की तरफ नहीं, मुंबई सबर्ब्स के अंदर नहीं है, आउटस्कर्ट्स पे, उसके बाहर की तरफ है। थाने की तरफ आपने बोला? ओह, आई स्टे इन थाने, एंड मुझे नहीं पता ये सीरियसली। एक बार लोकेशन चेक, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है वो। फ्यू स्टेप्स, यू स्टेप डाउन और नीचे वाटर लेवल पे पहुंच जाते हो। थैंकफुली वहां का वाटर लेवल अभी अच्छा है, क्योंकि आप समंदर के बहुत करीब हैं। राइट। सो ये मैं थाने में रहता हूँ एंड मुझे ये चीज पता ही नहीं थी अब तक। आपने बताया तब मुझे ये चीज पता चली। मैंने अभी तक वो देखी नहीं है, मुझे बताया गया है, एंड आई स्टिल हैव टू कम देयर टू चेक दैट प्लेस। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड आपसे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पूछनी है कि जब मैंने आपकी बुक चेक की तो इट वाज अबाउट बावली, एंड मैंने फिर गूगल सर्च वगैरह किया, एंड ऑब्वियसली गूगल सर्च करने पे आपको बहुत सारी वियर्ड चीजें भी मिलती है। तो मुझे कुछ चीजें ऐसी मिली कि हॉन्टेड बावलीज, तो ये सच में होता है क्या? मतलब किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये? देखिए, आप अभी जहां बैठे हैं, रात को लाइट बंद करके बेड पर जरा बैठ के इधर उधर देखिएगा, आपको डर लगने लग जाएगा अगर आप उसे सोचना शुरू कर दें। राइट। ओके, आई हैव बीन टू सो मेनी मॉन्यूमेंट्स, आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, सो इट्स ऑल इन हियर। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो हाँ, आप मतलब कहीं भी बैठो, आप मंदिर में बैठोगे आपको डर लगने लग जाएगा। राइट, मेक सेंस। सो बट या जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये दे आर यूजिंग इट एज अ क्लिकबेट। अदरवाइज उनकी आर्टिकल पे हिट्स आएंगे नहीं या पोस्ट पे हिट आएंगे नहीं। राइट। हाँ, मेक सेंस। मतलब मुझे तो ये भी लाइक, आई डोंट नो इफ दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी एड्रेस्ड ऑन अ पॉडकास्ट और नॉट, बट आप जैसे कुलधरा विलेज का आपने नाम लिया, तो मैं कुछ साल पहले ही कुलधरा विलेज गया था, एंड मुझे ऑनेस्टली वहाँ पे मतलब जिस तरह से उसको फेमस किया गया बोल के कि इट्स अ हॉन्टेड विलेज, बट मुझे ऐसा एज सच वहाँ पे हॉन्टेड कुछ लगा नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट अ विलेज जहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स थे वो गिर चुके हैं अब, एंड इट्स अ अबैंडन्ड विलेज।
तो शायद वो टूरिज्म के लिए किया गया था बाय द लोकल्स और समथिंग। तो आई डोंट नो। नहीं, वो कोई ब्लॉगर्स ने फेमस कर दिया था। ओके। और I'll tell you a story. I was sitting in Red Fort. या I do some work with ASI also. And there was one ASI officer who was talking to me, and we were just discussing, casual chat चल रही थी चाय पे शाम को। वो उस समय लाल किले में पोस्टेड थे, और हमने अपना पूरा फोटोशूट खत्म किया, बैठ के चाय पी रहे हैं, और ऐसी बात निकल आई भानगढ़ की। So भानगढ़ has been voted as like one of the most haunted places in India. मैंने बात छेड़ ली, मैंने कहा सर बताओ क्या किस्सा है। कह रहे मैं तुम्हें भानगढ़ के भूत के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा जी बताओ। कह रहे आज से काफी साल पहले मुझे भानगढ़ का इंचार्ज बनाया गया था, और ये तब की बात है जब भानगढ़ का दूर दूर तक कुछ नहीं होता था वहां, और होटल नहीं, कोई खाने की वो नहीं है, कहीं कुछ नहीं, ना पानी का कोई सोर्स है। तो हम अपना सारा बोरिया बिस्तर ले जाकर वहीं अंदर ही भानगढ़ के किले में बैठ गए और उसकी रिस्टोरेशन शुरू कर दी। जब रिस्टोरेशन जब नई नई शुरू हुई थी तब की बात है। काम शुरू हुआ, कुछ महीने गुजरे, और हम अक्सर वहीं अंदर ही सो जाया करते थे, और बहुत रेयरली होता था, मतलब कुछ कुछ दिनों के बाद फिर हम सिटी तक आते थे। अदरवाइज रेगुलर आना जाना, वो हम उस समय शहर दूर था, छोटा सा था, अब तो फैल गया शहर भी। एंड देन वन डे व्हाट हैपेंड, वी सॉ कि वहां पर एक होटल खुल गया शहर के पास, शहर और किले के बीच में कहीं। चलो हमने कहा भाई यहाँ कौन आएगा होटल वोटल, बट देन थोड़े टाइम के बाद एक और होटल खुल गया, एंड ही सेड वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि हुआ क्या है, ये होटल खोल तो लिया इन्होंने, ये चलाएंगे कैसे, इनके मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। फिर कहते हैं हमने क्या देखा, एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, दोनों होटलों ने मिलके, पूरा मीडिया वाले बुलाए, फैम ट्रिप कराया, इन सबको होटल के अंदर रखा, खाना वाना खिलाया। सुबह दोपहर को ये लोग पहुंचे, दोपहर को अच्छा लंच किया, गाना बजाना प्रोग्राम किया, वो सब किया। और जैसे ही सूरज छिपने वाला था, फटाफट होटल के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, भाग भाग के कमरों में जा जाके। तो उन्होंने जाहिर है पूछा क्या, कह रहे अरे तुम्हें नहीं पता भानगढ़ तो बहुत खतरनाक किला है, यहाँ तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते सूरज छिपने के बाद। एंड देन दे सेड फॉर रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड प्रोबब्ली पोस्ट डिनर they continued stories where their staff came and said अरे हाँ मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसे दरवाजे पे खटखट होनी शुरू हो जाती है, ये हो जाता है, हम उस तरफ जा नहीं सकते हैं, फुल ऑन स्टोरी। वहां एक पेड़ है, उसके नीचे भूत रहता है, वो पूरी कहानियां सुनाई। अगले दिन जब सुबह हुई, सूरज निकला, तब इन लोगों को वहां लेकर आ गए। अब किला तो अभी टूटा फूटा ही था, तो इनके माइंड में ये पूरा भरा हुआ था कि यहाँ कुछ है। एंड व्हेन दे वर रोमिंग अराउंड, हाँ ये तो वैसे ही कुछ लग रहा है, वैसे ही कुछ लग रहा है, they were just thinking that। अगले दिन सारे अखबारों में वो छपा, और तब से टूरिज्म शुरू हो गया वहां। और वो जिस पेड़ पर कहा जाता है, आज भी कई लोग कि ये जो पेड़ है इस पर वो सारे भूत रहते हैं, कह रहे उस पेड़ के नीचे मैं सोया करता था, मैं हूं भानगढ़ का भूत। दैट ऐसे ऑफिसर टोल्ड मी। ओह वाओ। और वो दोनों होटल चल पड़े, और कई होटल खुल गए वहां। वाओ, मतलब दिस इज जस्ट अ रूमर, मतलब एंड इट्स लाइक जो सिर्फ इंडियन ब्लॉग्स ही नहीं, इनफैक्ट लाइक जितने आउट ऑफ इंडिया के ब्लॉग्स हैं, बहुत अच्छे खासे ब्लॉग्स, उन्होंने भी भानगढ़ को एज अ लाइक हॉन्टेड मेंशन किया है। तो वाओ, दिस इज क्लिकबेट, कुछ भी ऐसा कि आप डाल के शिकार खींचो, बस हमारे ब्लॉग पर आ जाओ। ट्रू ट्रू ट्रू, या ये तो मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि आज तक मुझे लगता था कि हाँ भाई, मतलब मैं प्राउड होता था कि भानगढ़ इंडिया में है। ओके, दिस वाज अ स्टोरी, दैट्स अ रेवलेशन। सो टेकिंग बैक टू द हिस्टोरिकल टॉपिक नाउ, मैंने एक स्टेटमेंट कहीं तो पढ़ा था या इंटरव्यू में ही मैंने देखा कि किसी ने कहा है कि दिल्ली के लोग अग्रेसिव क्यों होते हैं, दिल्ली नहीं, नॉर्थ के लोग अग्रेसिव क्यों होते हैं। तो उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला कि बिकॉज नॉर्थ वॉज इन्वेडेड सो मेनी टाइम्स, तो वो डीएनए में मतलब अग्रेशन आ गया है। तो इज दैट ट्रू, लाइक होता है ऐसा आपके अकॉर्डिंग? लगता है वो लोग कश्मीरी पंडितों से नहीं मिले, लगता है वो लोग हरिद्वार के पंडितों से नहीं मिले, राइट, वो लोग बाबा नानक से नहीं मिले, या नानक के मानने वालों से नहीं मिले। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आके हथियार उठाने को बोला था, और उसमें उन्होंने ये बोला था, दैट इज द 10th सिख गुरु। पहले 9 ने, उनमें से भी 3 ने हथियार उठाए हैं, लेकिन सिर्फ जब कोई अटैक करता था अपने आप को बचाने के लिए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी बोला था, दिस इज ओनली फॉर डिफेंस, नो ऑफेंसिव। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कोई ऑफेंसिव बैटल नहीं लड़ी है। उनकी डेथ के बाद कुछ एक लड़ी गई है, लेकिन उनके टाइम में नहीं रही। और आज भी अगर आप सिखों को देख ले, सो
we all are trained. I am also trained in Sikh martial art. गतका मुझे भी आता है. I've got 5-6 swords with me because मैंने वो properly स्कूल में सीखा है. बट आप मुझे कभी नहीं देखोगे तलवार उठा के लड़ रहा हूँ, किसी गुस्सा आ गया मारने जा रहा हूँ उसको. नो, बिकॉज एक बहुत ब्रॉड लेवल पे वो रखा जाता है. हाँ, दिल्ली के अंदर आपको एग्रेशन मिलेगा, यस, लेकिन वो भी सबके साथ में, कुछ इलाकों में कुछ तरह के लोगों के साथ, और सबका अपना फैमिली. बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पार्टीशन के बाद आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के दूसरे कोनों से अपना सब छोड़ छाड़ कर आए हैं. एंड दिल्ली, जस्ट लाइक मुंबई, इज नॉट अ चीप सिटी. you need good money in your pocket to survive over here. इनफैक्ट मुंबई तो एक हाथ आगे है, तो आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं. तो अगर आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में, अगर आपके पास काम उतना सही नहीं है या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाता है. ये ज्यादातर केसेस में है. सो हाँ, डीएनए वाली बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं. बिसाइड्स मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहां लोगों को इन्वेजन्स के दौरान बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, बेहद कत्लेआम हुआ है. लेकिन ऐसे बहुत कम किस्से हैं. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर इन्वेजन होता था, सिर्फ पैलेस पे या फोर्ट पे अटैक होता था, पब्लिक को तंग नहीं करते थे, आम पब्लिक को. सो पब्लिक हैज नो कनेक्शन विद दैट. ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे पास. ये खिलजी आया, खिलजी ने आम लोगों को मारा. मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने किसी आम आदमी को नहीं मारा. तैमूर ने मारा. तैमूर ने तो पूरी दिल्ली साफ, नादिर शाह ने पूरी दिल्ली साफ कर दी थी. बट ओनली शाहजहानाबाद, यानी कि लाल किले और उसके सामने जो रोड है, इस सड़क पर कत्लेआम हुआ है. मेहरौली खाली पड़ा है, बाकी आसपास सब सोनीपत, पानीपत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं. वो सीधे आया, उसने दिल्ली पर अटैक किया था. दिल्ली में भी एक रोड के ऊपर कत्लेआम हुआ सारा. करेक्ट. सो जनरल नॉर्थ इंडिया को उसमें लेके आना इज नॉट राइट. करेक्ट. So, since we are talking about invasions and ये तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इन्वेजन के टाइम पे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी है जहाँ पे लोगों को कुछ हार्म नहीं पहुंचाया गया. तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. अगर आप दिल्ली के, अभी मेरी नेक्स्ट बुक फोर्ट्स पे आ रही है, फोर्ट्स की बुक देखेंगे, मैप्स देखेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा. फोर्ट सिटी से अलग बनाया जाता है दिल्ली के अंदर. सो दिल्ली में जितने भी किले हैं, जैसे शेरगढ़ का किला है, जैसे हम पुराना किला कहते हैं, पुराने किले का जो दरवाजा है उससे 300 मीटर दूर शहर का दरवाजा, और शहर की दीवार अलग है, शहर अलग है. लाल किला अगर आप देखें तो पूरा शाहजहानाबाद शहर है, लाल किला एक कॉर्नर पे, यमुना के किनारे. अटैक होना है, पीछे से उधर से आर्मी झेल लेगी, पब्लिक को तंग नहीं करेंगे. सिमिलरली लाल कोट किला, राय पिथौरा है, तुगलकाबाद भी ऐसे ही. एक कॉर्नर पे इज द पैलेस, आर्मी का एक एरिया, और शहर का दूसरी तरफ डिस्कनेक्टेड पूरी तरह से. So that has been a practice in India कि अटैक होगा उस कॉर्नर पे होगा, पब्लिक परेशान ना हो. करेक्ट. हाँ, मेक सेंस. तो यू नो, कैन यू मतलब मेरी ऑडियंस को बताने के लिए कि कुछ ऐसी स्टोरीज है आपके पास में जो शायद किसी को पता ना हो अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, जैसे इन्वेजन्स हो गए या ऐसी टाइप की कोई स्टोरीज? मैं अपनी फैमिली की बता देता हूँ. So 1872 when freedom struggle was at its peak, 1857 हो चुका है और लोगों में बहुत गुस्सा है. पंजाब में हमारी कम्युनिटी के जो फाउंडर हैं सतगुरु राम सिंह, उन्होंने कूका मूवमेंट शुरू की. कूका मूवमेंट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो साउथ एशिया में हुई या दुनिया में कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ हुई. मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी जगहों का आइडिया नहीं है. हो सकता है दुनिया की पहली हो, बट मुझे पता नहीं है. साउथ एशिया में पहली बार हुई, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार हुई, वो पता है. सो आज की डेट में हम लोगों को नामधारी कहा जाता है, उस समय में कूका कहा जाता था, क्योंकि हम कूक के यानी कि चिल्ला के कीर्तन करते थे. गांव जाते थे और कूक के लोगों को बोलते थे कि अंग्रेजों का साथ छोड़ो, अंग्रेजों का साथ मत दो. जो चीजें अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की हैं, तो महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उसके 100 साल बाद आती है, या नॉट एग्जैक्टली 100 साल, 50-70 साल बाद आती है. 1872 पे कूका मूवमेंट अपनी पीक पर पहुंच गई थी. आज तक जो कूकाज हैं वो व्हाइट राउंड टर्बन पहनते हैं, जैसे आप मेरी पगड़ी देख सकते हैं. That is the symbol of that movement, white round turban, and we don't keep a weapon actively on our body. We all have our weapons. We are trained in fighting, but we don't carry a weapon. Plus कुर्ता पजामा और लाइट कलर्स पहनते हैं, ब्लैक या ब्लू कलर नहीं पहनते. नामधारी आज भी चाय नहीं पीते, बिकॉज चाय उस समय अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी. इस लेवल पर वो हो गई थी कि वो कुछ फैमिली जो है वो आज भी उसको फॉलो, हालांकि मैं पी लेता हूँ, अब मेरे पेरेंट्स भी पीते हैं,
बट मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक वो चला, ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ हद तक फॉलो किया, उसके बाद माय डैड स्टेड अब्रॉड, आई वाज बोर्न एंड बॉट अप अब्रॉड, तो हम लोग थोड़ा हो गए, लेकिन हाँ नॉन वेज हम खाते हैं, प्योर वेजिटेरियंस हैं। शुगर अवॉइड की जाती है, शक्कर यूज की जाती है, पैंट शर्ट अवॉइड की जाती है, कुर्ता पजामा धोती इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। तो जो भी इंडियन ट्रेडिशनल वो था, कॉटन पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं, जो इंडियन वहीं पर उगता था, खुद ही करते थे। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतनी पावरफुल हो गई थी कि एक बार तो अंग्रेज भी हिल गए। सो द फाउंडर, आवर फाउंडर बाबा राम सिंह या सतगुरु राम सिंह, उनको अरेस्ट किया गया, उन्हें बर्मा ले गए, और जिस पैलेस में या जिस बिल्डिंग में बहादुर शाह जफर को रखा गया था, उसकी डेथ के बाद वो जगह खाली थी, उस बिल्डिंग में इनको रखा गया, एंड ही वाज इन सम रिकॉर्ड्स रिटन एज राजा राम सिंह। अंग्रेजों को लगा ये पंजाब का अगला राजा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। देन व्हाट हैपेंड बैक हियर, जितने भी हमारे ऑल ओवर पंजाब को 22 डिविजन्स में डिवाइड करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर ली थी, उन 22 लोगों को अरेस्ट किया गया, उन्हें मार दिया गया या जेलों में डाल दिया गया। और जो हमारा मेन हेडक्वार्टर था लुधियाना के पास, पैनी साहब उसको बोलते हैं, उसकी 4 दीवारी थी और एक गेट लगा हुआ था उसमें, और कुछ फैमिलीज हैं जो अंदर रह रही थी जहां से पूरा शुरू हुआ था। इस गेट को बंद करके बाहर एक चेक पोस्ट लगा दी गई, और वो चेक पोस्ट 12 साल तक रही, और बाहर ही ऑर्डर कर दिया गया, कोई भी व्हाइट टर्बन और कुर्ते पजामे में दिखे, बिना सवाल पूछे गोली मार दो। लोगों ने पगड़ियां घुमा ली, तो ये जो पगड़ी के जो प्लीट्स हमारी पगड़ी पे आते हैं, इसको सीधी पगड़ी बोलते हैं, जो साइड के जो प्लीट्स हैं वो सामने आ गए, तो वो टेढ़ी पगड़ी, जो पटियाला शाही पगड़ी भी जिसको बोलते हैं। तो अब नॉर्मल जो सिख टर्बन देखेंगे, उस दौरान फिर ये फैशन ज्यादा एकदम से हो गया कि अब पगड़ी घुमा लीजिए, टेढ़ी कर लीजिए, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि तुम कुकास के साथ नहीं हो या तुम मूवमेंट में शामिल नहीं हो। क्योंकि अगर उन्होंने सीधी पगड़ी देखी, देन दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, दे विल जस्ट शूट यू। शूट एट साइड के ऑर्डर थे। और उन 12 सालों के अंदर सिर्फ विलेज के कभी कभार किसी को बाहर निकलने दिया जाता था, पीछे से लोग खाना फेंक देते थे दीवार के ऊपर से, तो विलेज सर्वाइव किया। 12 साल बाद वो चेक पोस्ट हटी, जो फैमिलीज अंदर से बाहर निकली, उन्होंने फिर आगे कम्युनिटी को फिर से स्प्रेड किया, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर से कंटिन्यू की। आगे चल के महात्मा गांधी से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया, उनको इसके बारे में पूरा कुछ बताया। फिर महात्मा गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस के साथ खड़े हुए, और फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिवली लड़ाई की है। सो आई कम फ्रॉम वन ऑफ दोस फैमिलीज। एंड जैसे हमने इस पॉडकास्ट का स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे किंग्स क्वींस के बारे में पता नहीं है लोगों को। दिस वाज वन इंसिडेंट जो नहीं पता है लोगों को, जो होना चाहिए। लाइक हमारे पास बहुत किस्से हैं। Yep. I think so. We need to do a podcast जहाँ पे हम सिर्फ इन किस्सों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, because that's I really want to do, like मेरा एक्चुअली, मैं आज अपनी टीम से बात कर रहा था, एंड मैंने उनको पूछा कि तुम में से कितने लोगों को स्कूल टाइम में हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। किसी ने नहीं बोला कि मुझे इंटरेस्ट था। मैंने रीजन पूछा कि क्यों, तो उन्होंने एग्जैक्ट रीजन दिया, पता है, जो आपने आपके वो IIM वाले टॉक में दिया था, कि हमने हिस्ट्री को बहुत हिज स्टोरी बना दिया है। इट्स नॉट अबाउट अस एनीमोर, इट्स नॉट अबाउट आवर पास्ट एनीमोर। ये सिर्फ डेट्स हो गई, या कितनी वाइफ्स थी, क्या हुआ था, वो सब हो गया। तो दैट्स द रीजन, एंड आई रियली वांट टू डू अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, बिकॉज आई तो लव टू हियर स्टोरीज। तो या एंड यप, परसों के अखबार में था, कल के अखबार में, परसों के अखबार में था, जो मिजोरम में दैट गाय डाइड हु हैड 37 वाइफ्स, 37 or 39 वाइफ्स। Yeah, 37. And I was like, यार महीने भर में भी नंबर नहीं आएगा if the guy has that capacity. मतलब what kind of setup he is. तो अभी वो खबर सुन के आज की डेट में हमें झटका लगता है, but we know that there are kings जिनकी 100 से ऊपर वाइफ्स हुआ करती थी. That doesn't fascinate us. हुई होंगी ना पुराने टाइम, हुई होंगी, अपने को क्या, but आज की डेट में that guy has got 102 kids. My God. So yeah, that relevance factor has to be there. Yep. मेक सेंस। सो इसी रेलेवेंस फैक्टर को कंटिन्यू करके आई वांट टू मेक सम पॉडकास्ट जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डकोर हिस्ट्री, बट इन अ वे कि जिससे सबको समझ में आए वो। क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि इंडस वैली पे आप लेक्चर्स देते हो, बट आपको लाइक वीक्स लग जाएंगे सबको समझाने के लिए। एंड आई कंप्लीटली अग्री, क्योंकि मैंने इंडस वैली पे पढ़ना चालू किया है। इट इज सो वास्ट, एंड फिर उसमें भी आर्यन इन्वेजन थियरी भी आती है, एंड आई हैड सम क्वेश्चंस फॉर दैट। Don't even think about Aryan invasion theory for now. Otherwise, you will confuse within Indus Valley Civilization. For next few months, just focus on IVC, Indus Valley Civilization. Right. More importantly, focus on the kind of stuff we have found. Because जो चीजें हमें वहां से मिल रही हैं, जैसे altars मिल रहे हैं, वही आपको आगे चल के ऋग्वेद में
या यजुर्वेद में उनके मेंशन मिलेंगे, उन प्रैक्टिसेस के बुद्धिज्म और जैनिज्म में मिलेंगे, विच मीन्स कि इंडस वैली में जो भी हुआ वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो उस टाइम का वैदिक कल्चर था जो आगे चल के सनातन धर्म बना, हिंदुइज्म, अब उसको हम हिंदुइज्म बोल देते हैं। इसके अलावा और कई रिलीजन थे उस टाइम के जो अब खत्म हो चुके हैं, आजीविका था, एक दो और थे, वो खत्म हो चुके हैं। सो ये सब इंडस वैली से निकले हुए हैं। ओह वाओ, आई रियली वांट टू आस्क यू कि इतना नॉलेज आता कैसे है, मतलब हाउ डू यू, आप क्या पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो? आई रियली वांट टू नो दैट। आई रीड अ लॉट, मतलब राइट नाउ व्हेन आई एम सिटिंग, मेरे हर तरफ किताबें हैं, यहाँ भी एक किताब पड़ी हुई है मेरे, यहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, एंड आई हैव गॉट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे वो बुक्स हैं जो मैं इमीडिएटली अभी जिनको फॉलो कर, एंड देन आई हैव गॉट 2 अलमीराज ओवर हियर एक साइड पे, प्लस क्योंकि यहाँ पर जगह खत्म हो गई थी, सो मेरे डैड का ऑफिस है, 3 बिल्डिंग छोड़ के डैड का ऑफिस है, 2 अलमीरा मैंने वहां रखी हुई है जिसमें मेरी बाकी किताबें वहां है जो मैं इमीडिएटली अभी नहीं पढ़। एंड दैट इज वन रीजन आई डोंट हैव एनी ऑफ माय ओन पॉडकास्ट, आई डोंट मेक वीडियोस, आई डोंट गो ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, एनीवेयर, बिकॉज वो इतना टाइम खा, एडिटिंग की इतना टाइम खा जाता है करेक्ट कि मैं रिसर्च करूंगा या मैं वो सब काम करूंगा। राइट, हाँ, मतलब इफ यू आर इनटू लाइक वीडियो पॉडकास्ट, फिर एडिटिंग इज अ बिग टास्क, तो या आई टोटली गेट यू। बट टॉकिंग अबाउट इंडस अगेन, तो I really want to ask you this one controversial question, which is आर्यन इन्वेजन थियरी को लेके हुआ था या नहीं हुआ था? लाइक what is your take on that? जो डीएनए हमें मिला है, देखिए जब अफ्रीका से माइग्रेशन स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड डीएनए है जो मूव कर रहा है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, फिर उसके बाद मेसोपोटामिया, उसके बाद होते होते वो आ गए दिस प्लेस। In fact, what I can do is, if you allow me, I would like to share my screen. Here's the thing. यहाँ सूडान के नीचे से, यहाँ से माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन स्टार्ट होता है, राइट, एंड दिस इज द पाथ दैट दे टेक टू रीच इंडिया। ओके, इसमें यहाँ पर नाइल रिवर आ गई, ये नाइल रिवर आ गई, तो यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन आ गई, ये मेसोपोटामिया आ गया, इराक, यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, ये इंडस वैली आ गई, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। राइट, नाउ वी नो दैट दीज पीपल, इनमें बहुत ज्यादा टू फ्रो हुआ है, इधर से भी और यहाँ नीचे गुजरात से इधर से, और यहाँ अंदर वाले कोने से इधर से, वाया सी। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा टू फ्रो होने के बाद, क्योंकि अभी डीएनए के बेसिस पर ना काफी रिपोर्ट्स आई हैं और डीएनए से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा जो डीएनए है वो इन दोनों में ओवरलैप क्रिएट हो चुका है। आर्यंस कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आर्यन यूरोप से आए थे। वेल, व्हेन दीस पीपल केम हियर दे आल्सो माइग्रेटेड टू यूरोप। ओके, और फिर यहाँ इस पूरे एरिया में जर्मैनिक ट्राइब्स थी, ऊपर जर्मनी का एरिया, वहां उन्होंने किया, एंड देन दे स्टार्टेड कमिंग बैक। यहाँ इस रास्ते से दे ट्राई टू एस्टैब्लिश लिंक्स विद इंडस वैली, और फिर यहाँ पर चाइना के अंदर ये हुआंगहो वैली है, यहाँ जब स्टार्ट होता है, सो दे स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर आल्सो, इधर से और इधर से ये रास्ते लिए गए, बीच का बाद में पॉपुलेट हुआ है तिब्बत एंड ऑल। इस दौरान जो इंडस वैली के लोग हैं उन्होंने अपना ज्यादा हथियार वगैरह नहीं बनाए। सो बीच में क्या होता है कि ये लोग आगे को मूव करना शुरू कर जाते हैं, कई जगह पे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, एंड ईरान का जो इलाका है यहाँ से, जिसमें यहाँ पर प्राइमरीली हम आर्यंस कहते हैं यहाँ से आए थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं यूरोप से आ गए थे, कुछ लोग कहते हैं ईरान से आए थे। सो दीज पीपल केम एंड टुक ओवर, ओके, और इन अ वे दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। तो जो लोग यहाँ रह रहे थे दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग टू दिस एरिया, और यहाँ तक आ गए वो। और अब यहाँ का जो डीएनए रिसर्च मिला हमें, उसमें ट्रेसेस ऑफ दिस एरिया ईरान एंड यूरोप दोनों मिल गए हैं। बट ये बताया गया है कि सबसे पुराना जो डीएनए है वो इंडियन सिविलाइजेशन का मिला है, विच मीन्स कि यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे थे वो यहाँ से ही यूरोप गए और फिर वापस आ गए। सो अगर इन्वेजन हुआ भी है, अपने ही बाप दादाओं ने किया है, हमारे ही लोग वहां गए हुए थे, वो वापस आ गए हैं। सो देयर इज अ कनेक्शन जो कि ट्रेडिंग के टाइम पे कभी हुआ होगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल एंजॉय हियर इज, लुक एट दिस स्पॉट। यहाँ से टर्की से यूरोप, यानी कि एशिया से यूरोप एंटर करने के लिए बहुत छोटा सा है इस्तांबुल का। सो दुनिया की जो सबसे फेमस मार्केट्स हैं, एक इस्तांबुल है,
राइट, क्योंकि दिस इज वन पोर्ट जहां से आप लैंड से मूव कर सकते हो। करेक्ट, एक इंडस वैली का ये पॉइंट है, इराक का ये एरिया है, और यहाँ का ये इलाका, इसमें जितने शहर आ जाते हैं। हम्म, सो दीज आर दोज हब्स जो ट्रेडिंग पोर्ट थे, प्लस अजरबैजान करेक्ट, का यहाँ बाकू का जो शहर है। करेक्ट, एंड इन केस यू डोंट नो, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सो यहाँ क्या होता था कि एशिया से बहुत सारे लोग तुर्कमेनिस्तान की तरफ आते थे और यहाँ से राइट, शिप लेके बाकू आ जाते थे। फिर ओके, बाकू से नाउ दे आर पार्ट ऑफ यूरोप। तो या, यहाँ पर बाकू जॉर्जिया और ये रशिया के साथ ट्रेडिंग होती थी। सो बाकू एक ऐसा शहर बन गया, ये वहां का एक इंस्क्रिप्शन है। दिस इज इन अजरबैजान। इट रीड्स इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरुप्रसाद जप अकाल मूरत अजूनी। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। या, इसके अलावा गायत्री मंत्र भी दिखाता हूं अभी आपको। दिस इज इफ यू कैन रीड, दिस इज ओल्ड स्क्रिप्ट। राधा रानी समथिंग नरपत विक्रमादित्य राजस। I can't read it properly. This is not the kind of Hindi ज्वाला देवी I can read यहाँ पर। करेक्ट, So देवियों के नाम एंड कई कुछ है, तो whatever dialect of Hindi this is, या, that's there. ओह वाओ, This is बाकू। क्यों? क्योंकि इधर से जो लोग आ रहे हैं ट्रेडर्स, तो वो यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन तो देंगे। अब वो खाली यहाँ पर पत्थर ही लगवाएंगे क्या? नहीं, वो शादियां भी करते थे, तो वो फैमिलीज भी बढ़ाते थे। सिमिलरली इधर ईरान से जो लोग आए, हमारे पास काबुल नहीं सॉरी, इधर कांधार का जो इलाका, गंधार का जो इलाका है, गंधार महाजनपद, इसकी तुर्क शाही डायनेस्टी है विच वाज बुद्धिस्ट। उसके बाद हिंदू शाही डायनेस्टी जो शैवाइट थी, और उसके बाद फिर दूसरे कई पेगन रिलीजन्स आते हैं, फिर मुस्लिम्स आ जाते हैं। सो ये जो डायनेस्टीज हैं, इनसे पता चलता है कि धीरे धीरे एक्सपेंशन होते गए। सो एक वन पॉइंट पे कि कोई आया और पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी, दैट्स वेरी स्टूपिड टू से, क्योंकि ये सिविलाइजेशन कोई छोटी सिविलाइजेशन नहीं थी। करेक्ट, दिस वाज पंजाब। ये पंजाब आ गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को भी अभी के लिए मैं साथ ले रहा हूं, ये पूरा इलाका आ गया। उसके बाद ये सिंध आ गया, या, और उसके बाद ये गुजरात का इलाका आ गया, और हमारे wow. पास राजस्थान के भी कुछ हिस्से में। इतना एरिया वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। It's a huge area, yeah. No single army can take over everything that easily. Correct. तो Yeah, वो makes sense. पार्ट्स में हुआ, वो कैसे हुआ, कई और ज्योग्राफी, सोशियो ज्योग्राफी, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर थे, क्लाइमेट के ज्योग्राफी के फैक्टर थे, कई और चीजें थी। अब जम्मू तक में इंडस वैली थी, जम्मू के मांडा में। Correct. किसी आर्मी के लिए इतना आसान नहीं है जम्मू पे अटैक करके टेक ओवर करना, बट मेन सिटीज में हुए होंगे अटैक, तो जरूर हुए होंगे। वो तो कहना गलत होगा कि नहीं, कभी अटैक ही नहीं हुआ। So that's the thing. This was really fascinating. मतलब ये चीज मुझे कभी नहीं पता थी. Okay, now I am thinking we definitely need to do many more podcasts क्योंकि this is very very interesting. मेरे पास में words नहीं है अभी बोलने के लिए. Like I literally have goosebumps. तो yeah, this was really fascinating. And okay, इंडस वैली के लिए like I am still doing my own research. मतलब मैंने तो अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है, just start किया है. तो we definitely will do a podcast on that some other time जब मुझे भी उतना knowledge हो. But coming back again to Delhi, and ज़्यादा मैं आपका अभी टाइम नहीं लूँगा. I really want to ये information मुझे grasp करने के लिए अभी टाइम लगेगा जो इतना मुझे मिला है अभी. So बिफोर हम ये पॉडकास्ट एंड करें, आई रियली हैव अ लाइक ह्यूज रिक्वेस्ट, एंड ये मेरी पूरी टीम की तरफ से, कैन यू रिसाइट लाइक दैट दिल्ली वाला पोएम आपका, बिकॉज वो सुनने के बाद में मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्डिंग भी बोला था कि वो एक पोएम ने मुझे बहुत कुछ समझाया अबाउट हिस्ट्री. तो कैन यू प्लीज रिसाइट दैट? आओ किस्सा तुम्हें सुनाऊं, एक आबाद वीराने का, राजाओं और सुल्तानों के एक सपने सुहाने। सपने में फरिश्ते रहते हैं पर खून के दरिया बहते हैं, यहाँ आशिक भी हैं योद्धा भी, इस शहर को दिल्ली कहते हैं। है सूफी संत फकीरों की ये धरती, गुरुओं पीरों की, शायरों और अमीरों की, दिल्ली रही है वीरों की। यमुना जी के तट पर जब पहुंचे थे पांडु पुत्र वो, तो खांडव प्रस्थ के जंगल में
इंद्रपुरी बनाई थी, जहां बैठ के शासन करते थे और न्याय के डंके बजते थे, वैभव विलास और माया की जहां रोशनी बस छाई थी। खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, धरती की गोद में सो रहा, अब खून से लथपथ अरावली भी कुरुक्षेत्र तक रो रहा कि महाभारत के युद्ध ने तो अब काया ही पलट दी है, दूध सी श्वेत यमुना भी लाल रंग में रंग दी है। हजारों बरस भी गुजर गए और शहर पांडु के उजड़ गए, तो राजपूत एक बड़ा हुआ, दिल्ली में आकर खड़ा हुआ। मिहिर भोज का पुत्र था और तोमर वंश का सूत्र था, अनंगपाल था नाम रखा और ढिल्लिका में आ रुका। सूरज कुंड बनाया था और अनंग ताल खुदवाया था, फिर लालकोट की दीवारों में मेहरौली बसाया था। लौह स्तंभ जो पुरखों का था लेकर दिल्ली आए थे, मंदिरों के प्रांगण में नए ध्वज झुलाए थे। 19 वंशज तोमर भये, 400 वर्ष तक राज किया, फिर एक बलवान योद्धा को अजमेर से दिल्ली बुला लिया। एक शूरवीर महान था, राजपूतों की शान था, इस भारत का अभिमान था, वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज ने दिल्ली आकर काया ही पलट दी थी, मेहरौली की दीवारों में नई ताकत ही भर दी थी। जोड़ के पत्थर पत्थर उसने लाल कोट को बड़ा किया, फिर राय पिथौरा किला बना के ध्वज अपना जो फहरा दिया कि चर्चा दिल्ली का बौजोर खुरासान तक होने लगा, तो हूर मोहम्मद दिल्ली का सपना दिल में पिरोने लगा। और सपना पूरा करने को वो चलकर दिल्ली आया था, वार पे वार किए तो पृथ्वी को हराया था। युद्ध समाप्त हुआ, युग समाप्त हुआ, वक्त बदला, तारीख बदली, हिंदुस्तान की तकदीर बदली। बदला केसरी निशान भारत का, बदल के परचम सब्ज हुआ और मजहब फारस की गलियों से हिंदुस्तान की नब्ज हुआ। गुलाम कभी जो थे शाहों के, हिंद के सुल्तान हुए। इमारत तामीर हुई, रेगिस्तान बोस्तां हुए। कहीं मस्जिद, कहीं मेहराब, कहीं कसर, कहीं किले, यूं बाहें पसार मामलुक हिंद को मिले। मस्जिद जामी और मीनारे कुतुब, तख्त मेहरौली बाब ताजुब, कुतुब अल तवश रजिया बैराम। 9 दशक तक किया हिंद ने सलाम। फिर किलोकड़ी के उस शीश महल में, कैकावादी के रंगीले हरम में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दिन वार हो गया। कैकावादी के धड़ से शीश जुदा था हो गया। नन्हा क्योमर्स भी अब क्या करता, गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी काबिज हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, हौज खास बनाया, दारुल खिलाफा बसाया, मदरसे और मस्जिद खुलवाए और कुव्वते बाजुओं से राजे रजवाड़े हराए। पर खिलजी घराना भी वैसा निकला, आशिक शराब शबाब पैसा निकला। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अय्याश कैकाबादी जैसा निकला। फिर वक्त आया गाजी मलिक का, जो घियासुद्दीन तुगलक कहलाया, पकड़ गुलाम शहर भर से तुगलकाबाद का किला बनाया। पर वो भी खिलजी का हमदम था, हुकूमत के नशे में कहां किसी से कम था। तुगलकी फरमान चलाए, दिल्ली वाले बहुत सताए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, शहर जहां पना बनाया, दिल्ली छोड़ दौलताबाद बसाया। नोट छापे चमड़े के, सिक्के तांबे के बनवाए, क्या बताऊं उसने क्या क्या वाहियात ख्याल पकाए। कोशिश थी जन्नत करने की, पर जहन्नुम सा निजाम बनाया और गलत सलाहकारों की बदौलत वो पगला सुल्तान कहलाया। 1398 तैमूर भारत आ गया, चुन चुन के तुगलक मारे, गजब कहर कमा गया। इतनी दहशत फैलाई उसने, कोई खुद को सुल्तान ना कहता था। लोग घरों में रहते थे, महल में राजा कोई ना रहता था। 16 साल बाद लोधी ने हिम्मत की, देख के खाली तख्त दिल्ली पे हुकूमत की, पर 2 माह के अंदर सैयद ने उसको हरा दिया। फिर से दिल्ली में तैमूर का परचम लहरा दिया। पर लोधी वापस आए, जंग में सैयद हराए और तख्त दिल्ली पर बैठ के बुर्ज गुंबद तामीर कराए। चंद दिन के मेहमान थे वो, बाबर जो आने वाला था, और बाद उसके शेर शाह सूरी एक और दिल्ली बसाने वाला था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बाद सूरी के तख्त प्राप्त किया, पर हुमायूं अकबर की फौजों ने उसे 30 दिन में समाप्त किया। अब मुगल भारत आ गए और नए बाबर आ गए। दीन पना, फिर आगरा, शाहजहानाबाद बना गए। शेरो खुर्शिद जो मुगलिया परचम कुल हिंद पे लहराता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब मुगलिया कहलाता था। धीरे धीरे शराब मुगलिया रगों में बहने लगी, बगावतों का दौर बुलंद हुआ, मायूसी किले में रहने लगी। इस बीच एक सौदागर आया, मौत का साजो सामान लाया। इस बीच एक मौत का साजो सामान लाया और 2 बिल्लियों की लड़ाई में
बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया। वो कहानी सुनी होगी ना, बिल्लियां रोटी तोड़ तोड़ के आपस में लड़ी और बंदर पूरी खा गया। तो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया कि काला दिल था गोरी चमड़ी साहेब बहादुर जेब में दमड़ी एक एक कर सब बिके नवाब, नहीं पैसे का कोई जवाब और जो ना बिके बिकाऊ भिखारी, उनकी नस्लें चुन चुन मारी, ऐसा कहर ढाया गोरों ने गुलाम किए सब बारी बारी। सन 57 हुई पुकार, चारों तरफ थी हाहाकार, हिंदी फौजी पकड़ बंदूकें गोरों का कर रहे संघार। पर नतीजा क्या हुआ, जकड़ा जफर भेजा रंगून, दिल्ली कर दी खूनो खून, बंदूक का शासन देख लो अब ना दिन को चैन ना रात सुकून। यूनियन जैक को करो सलाम, जॉर्ज आएंगे तेरे काम, बंगाल से दिल्ली आएंगे, नया शहर बसाएंगे, पानी पाइप का आएगा, हर्फ टाइप हो जाएगा, और पेट दुखे या आंख आए तुझको कौन बचाएगा। दिल्ली तू वीरानी है, सपने सी तेरी कहानी है, आंख से बहता खून तेरे रगों में बहता पानी है। 3000 साल के इतिहास में तूने हर राहगीर को अपनाया, सबने तुझे लूटा सबने सताया, पर है दिल्ली सलाम है कि तू आज भी आबाद है और चैनो अमन से तेरे बाशिंदे रहे, मेरी यही फरियाद है। शुक्रिया। वाओ, लाइक लिटरली आई लिटरली हैव गूज़बम्प्स। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला भी था शायद कि मैंने आपका जब आपके टॉक्स पे मैं रिसर्च कर रहा था तो तब मैंने ये पोएम सुनी थी, एंड तब से आई वाज लाइक कि ये मुझे वापस सुननी है और ये मैं लाइव सुनना चाहता हूँ, तो उसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। एंड आई थिंक सो एक पोएम ने पूरी दिल्ली की हिस्ट्री बता दी, विच इज़ अ बिग थिंग। एंड आई रियली विश कि हमारे स्कूल्स में भी ये इस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जाए। I wish... मैं हेरिटेज शाला चलाता हूँ, जो हेरिटेज उसमें सेटअप करता हूँ, उसमें मैं यही करता हूँ, बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। I really wish कि मेरे टाइम पे आप लाइक मेरे हिस्ट्री टीचर होते जब मैं स्कूल में था, तो एंड इवन इफ आई हैव टू स्टडी हिस्ट्री अगेन, मैं आपसे कभी भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि दिस वाज नेक्स्ट लेवल, लाइक सीरियसली। सो या आई रियली विश कि आपके जैसे टीचर्स हर जगह हो, हर स्कूल में हो। बिफोर विक्रम जी, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, वन लास्ट क्वेश्चन विच इज कि अगर कोई मेरे जैसा ही है बंदा एंड उसको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो विच आर सम बुक्स दैट यू वुड रेकमेंड हिम और हर? देयर इज नथिंग लाइक इंडियन हिस्ट्री, कोई किताब नहीं, क्योंकि इंडिया को आप डिफाइन कैसे करोगे? ऑल यू कैन गेट इज इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, और उसमें भी आपको रीजन्स मिलेंगे। फिर जो जेनरिक बुक्स आती हैं वो बहुत ऊपर, कोई भी जस्टिस कर ही नहीं सकता। कितनी बड़ी किताब लिखोगे, कितना बड़ा ग्रंथ लिखोगे आप, राइट? तो आप पूरी इंडियन हिस्ट्री, तो ये कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जिन्होंने भी किया है उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स को टच किया है। अगर वो तमिलनाडु के किंग्स को के साथ जस्टिस कर पाए, तो हो सकता है राजस्थान का कोई छोटा हिस्सा उनसे छूट गया हो सकता है मणिपुर, असम, अहोम किंगडम्स छूट गए हो। और अगर उन्होंने ले भी लिए, मुगलों की अगर हम बात करते हैं, मुगल हिस्ट्री के ऊपर कितनों ने लिखा है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके बाद वालों के नाम बता दो। किसी को नहीं पता। नेकू सियार, फरुख सियार, रफीउल दरजात, रफीउल दौला, शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह अव्वल, अकबर शाह सानी, कहाँ गए ये सारे नाम? इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन हम जस्ट नहीं कर सकते। सो प्लीज आप उसको नैरो करिए अपने कॉन्सेप्ट को और अपने रिसर्च को, कोई एक टॉपिक उठाइए, उस पर किताबें मिल जाएंगी। सो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि एक लेमैन के लिए व्हाट आर योर फेवरेट बुक्स जो आपने अब तक पढ़ी है, उसमें से कोई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपिक। हाँ बिल्कुल, मैं टॉपिक बाय टॉपिक उठाता हूँ। मैंने मुझे अभी तक की जो सबसे मजेदार किताबें लगी हैं, जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं उनके लिए वाक़ियात दारुल हुकूमत दिल्ली बाय बशीरुद्दीन अहमद, अमेजिंग बुक, मुझे उसने बहुत हेल्प की है। असर-उस-सनादी सर सैयद अहमद की ठीक ठाक है, उसमें मुझे कुछ चैलेंजेस लगते हैं क्योंकि ओरल स्टोरीज और हवा में उड़ रही स्टोरीज भी बहुत सारी मिल जाती है। दिल्ली के ऊपर एक और किताब है रजा रूमी की, दिल्ली बाय हार्ट, बहुत बढ़िया किताब है। सैफ महमूद की बिलवेड दिल्ली, तो ये तो होगी दिल्ली की किताबें। इससे बाहर चलते हैं, जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं वो कुछ ट्रैवल लॉग्स हैं जो ब्रिटिश पीरियड के हैं या प्री ब्रिटिश एरा के हैं। कुछ अरेबिक ट्रैवलर्स आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे, मुझे उनकी कुछ एक बुक्स हैं जो अब प्रिंट में नहीं है लेकिन ऑनलाइन archives.org या कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। रेन ऑफ शाह आलम एक है, उसके कंटेम्प्रेरी वो लिखी गई वो है। तारीख फिरोज शाही, जो फिरोज शाह की बायोग्राफी है, उसकी लाइफ टाइम में लिखी गई, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि उसमें आधे हिंदुस्तान का जिक्र है। आज की डेट में कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए हैं उसके, उसमें मुझे बहुत मजेदार चीजें पढ़ने को मिली। सो
मेरी तो किताबों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। एंड एक मैं अपने लिए पर्सनल सजेशन मांग रहा हूँ कि अगर मुझे इंडस सिविलाइजेशन पे रिसर्च करना है तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई हैव नॉट रीच्ड अ स्टेज जहां पर मैं वो रेकमेंड कर सकूं। ओके एंड आई एम स्टिल, अभी भी मैंने कुछ एक ऑर्डर कर रखी है, नेक्स्ट वीक आने वाली है, सो लेट मी गो डीपर इनटू दिस। या टिल देन देयर इज वन बुक व्हिच यू मस्ट रीड। ओके, ये रही, एंशिएंट इंडियन कॉस्ट्यूम बाय रोशन अल काली। कॉस्ट्यूम रोशन अल काली जी की छोटी सी किताब है, 90 रुपीज की, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट की है तो वहां पर एवरीथिंग इज इकोनॉमिकल। रीड दिस बुक। ये इसमें आपको इंडस वैली का बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस के इमीडिएटली बाद जो क्लोथिंग स्टाइल्स थे वो मिलेगा, एंड दैट इज क्लोथिंग। फूड के लिए कुरुश दलाल सर का कोई सेशन मिस मत करिए, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और फूड उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। इंडस वैली के टाइम का भी फूड का आप उनसे बात करिए, तो आप इंडस वैली को इन जनरल नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं भी। बहुत अच्छा मुझे वर्क नहीं मिला, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बट कपड़ों पे अलग से पढ़िए, फूड पे अलग से पढ़िए, और आर्कियोलॉजी के लिए आई कैन रेकमेंड फ्यू नेम्स जिन्होंने उसके ऊपर किताबें लिखी, एक्सकैवेशंस हुई हैं। एएसआई की रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया है उस मामले में, धोलावीरा की रिपोर्ट, लोथल की रिपोर्ट, वो पढ़िए। और अगर हो सके म्यूजियम्स विजिट करिए उन साइट्स के। राखीगढ़ी की रिपोर्ट, अभी तो राखीगढ़ी तो काम ही नहीं हो पाया पूरा, बट जब वो रिपोर्ट काम पूरा होगा, रिपोर्ट आएगी, तो वो सबसे जबरदस्त होगी अब तक की। करेक्ट। थैंक यू सो मच। एंड विक्रम जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत मजा आया मुझे, काफी सारे टॉपिक्स कवर किए। मैंने आपको बोला था कि मेरे पास में हर पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले पता होता है, एक बेसिक क्वेश्चनर टाइप होता है। आज नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था, क्योंकि आपका नॉलेज बेस इतना ज्यादा है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ का कौन सा क्वेश्चन पूछूं, इतने सारे थे। अभी भी मुझे कुछ टॉपिक्स कवर करने थे जो रह गए, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एंड वील डेफिनेटली प्लान मोर पॉडकास्ट, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस हिस्ट्री लवर्स है, तो दे विल लव दिस एपिसोड एंड द फ्यूचर एपिसोड्स दैट वी डू। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस।